हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो लोग ऑलरेडी क्लास 9th में अपने एंट्रेंस के प्रिपरेशन किए होंगे, जैसे कि रहा आपका साइंस ओलंपियाड हुआ या कुछ, वो लोग शायद कुछ कुछ न्यूमेरिकल किए होंगे, जिसमें कि रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव करता है तो वो कभी कभी डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, और कभी कभी वो नहीं करता है पाथ के ऊपर। दैट मीन्स कौन से पाथ में वो मूव कर रहा है। सो हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे कि एक कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। बेसिकली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को लेंगे एक में, और या फिर उसका आप बोल सकते हैं ग्रेविटी को लेंगे एक में, और एक में हम लोग कंसिडर करेंगे आपके फ्रिक्शनल फोर्स को। ठीक है। सो ये दोनों पढ़ने से पहले, ये सब देखने से पहले कंसिडर कीजिए कि आप लोग थोड़ा बेसिक फ्रिक्शन के बारे में आप लोग का आइडिया है, जो कि क्लास 9th का है। अगर नहीं है तो फिर भी उसके ऊपर में और एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम इसके नाम को देखेंगे तो यहीं से पता लग जाता है कि ये एक ऐसा फोर्स रहेगा जहां पर कुछ कंजर्वेशन हो रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन हो रहा है या फिर और कुछ एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोगों को मालूम है कि एनर्जी आता कहाँ से है। पर्टिकुलरली एनर्जी हमें मिलता है जब हम कुछ काम करते हैं। तो सो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि ये इस तरह का एक फोर्स होता है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स अगर हम किसी एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम किसी भी पाथ में जाए, हमें हमेशा मिलेगा कि हम लोगों का जो एनर्जी है वो ना तो बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। कंसीडर करते हैं कि एक सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है। कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, तो लेट अस कंसीडर उसका मास हम ले जाते हैं 10 kg। ठीक है, हमेशा याद रखिए, बहुत टाइम में कंफ्यूजन आता है सबके दिमाग में कि जो मास होता है वही वेट होता है। ऐसा नहीं होता। जब हम किसी भी बॉडी के मास को कंसीडर करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा हमें आइडिया देता है कि कितने पार्टिकल्स हैं हमारे अंदर, और या फिर एक बॉडी के अंदर। और जब हम किसी वेट के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी के वेट के बारे में, तो हम लोग बेसिकली कंसिडर करते हैं कि मास कितना है और उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट कितना है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि मैं यहाँ पर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में 9.8 लेना है, बट टू मेक द मैथमेटिक्स इजियर हम यहाँ पे 10 लेते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इस बॉडी को हवा में पकड़ कर रखेंगे और उसको फ्री फॉल होने के लिए छोड़ देंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ग्रेविटी इस बॉडी को नीचे की तरफ पुल करेगा। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, कंसिडर करते हैं कि यहाँ से ग्रेविटी ड्रैग करेगा इस बॉडी को यहाँ तक। ठीक है। तो अगर ये नीचे आके गिर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर पहुंच गया है। ठीक है, नाउ ये दिस ऑब्जेक्ट इज हियर। सो अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि कितना काम ग्रेविटी ने किया। तो अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि वर्क डन, हमें मालूम है कि वर्क डन का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। सो इसका मास तो चेंज होने वाला है नहीं,
और हम लोग जी का वैल्यू लिए है 10। सो अगर इसको हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं mg मल्टीप्लाइड बाय एस, ओके ना। सो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर एग्जांपल, और सोचिए कि जब ये बॉडी पोजीशन ए से पोजीशन बी में आ रहा है, तो पकड़िए कि ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो अभी अगर हम नंबर डालेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 10 इंटू 5। सो हमें यह मिल गया कि यहाँ पर 500 जूल का वर्क कर रहा है ग्रेविटी, जिसकी वजह से 10 केजी का जो ये बॉडी है ये 5 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है और ये आ रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी में। दैट मीन्स ये हो गया उसका इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन हम बोल सकते हैं, ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन। क्लियर। तो यहाँ पर हमें वर्क डन कर, यहाँ पर ग्रेविटी को वर्क डन करना पड़ा 500 जूल का। अभी हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से हम लोग नीचे की तरफ छोड़ेंगे, उसके बाद इसको फिर से नीचे से लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, तो उसको फिर से छोड़ेंगे नीचे की तरफ। हमेशा याद रखना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट या इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दूसरा एक कंडीशन लेते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन लेते हैं तो कंसिडर कीजिए कि ये सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस हो गया और पहले यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, पहले यहाँ पर एक बॉडी है। सो हम लोग बार बार उसको ड्रॉ नहीं करेंगे जिससे कि कंफ्यूजन आता है, तो हम लोग एक बार ही बॉडी को ड्रॉ कर दिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर दिए, और फिर एक बॉडी को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी आ गया है। तो अगर हम अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि पहले क्या होगा, बॉडी का पहला पोजीशन था ये 10 केजी का है, ये भी यहाँ पर 10 केजी का होगा, ये हो गया पोजीशन ए, ये हो गया पोजीशन बी। सो ए हो गया हम लोगों का इनिशियल और बी हो गया हम लोगों का फाइनल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पहले आएगा कि बॉडी पोजीशन ए में है और वो आएगा पोजीशन बी को, उसके बाद फिर क्या होगा, वहां पोजीशन बी से हम लोग थ्रो करेंगे बॉडी को पोजीशन ए की तरफ, उसके बाद फिर से बॉडी पोजीशन ए से आ जाएगा पोजीशन बी की तरफ। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट जहां पर था वहीं पर है और फाइनल पॉइंट जहां पर था वो सेम रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का चेंजेस कुछ भी नहीं आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग इसको नंबर दे देते हैं। सोचिए कि ये हो गया पहला पाथ, ये हो गया दूसरा पाथ और ये हो गया तीसरा पाथ। दैट मीन्स जब हम 3 पाथ में मूव कर रहे हैं तो 3 वर्क डन भी होंगे। तो सोचिए कि पहले पाथ के लिए अगर मैंने वर्क डन लिखा W1, इसमें क्या हो रहा है, बॉडी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोगों का हो जाएगा, उसका मास ले लेंगे हम लोग, फिर ग्रेविटी को हम लोग लिए 10 और कंसिडर कीजिए कि ये डिस्टेंस वही 5 मीटर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5। तो हम लोगों को मिल गया कि वर्क डन जब बॉडी ए से बी की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है 500 जूल का काम कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि बॉडी यहां से मूव कर रहा है यहां तक। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम जी को लेंगे माइनस, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फिर से वही मास 10, ये हो जाएगा आपका -10, ये हो जाएगा फिर से आपका 5। तो हमको मिल गया -500 जूल। अभी फिर से हम लोग देखेंगे कि बॉडी यहाँ से आएगा यहाँ तक, उसको ले लेते हैं W3। तो यहाँ पर क्या होगा, वही सेम 10 × 10 × 5, तो कितना आ रहा है 500 जूल का। अभी ये जो टोटल वर्क डन हुआ बॉडी के इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, ये 3 तरह के पाथ इसने फॉलो किए। सो हम जब नेट वर्क डन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो 500 जूल है इस 500 जूल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें टोटल कितना मिला, 500 जूल फिर से। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जब
बॉडी एक तरह का पाथ कवर कर रहा था तभी भी वर्क डन रहा था हमारा 500 जूल। और जब बॉडी 3 तरह के पाथ कवर कर रहे हैं, एक तो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तभी भी वर्क डन उसका वही सेम रह रहा है। दैट मीन्स अगर बॉडी किसी भी पाथ में मूव करे, किसी भी पाथ में मूव करे, तो हमेशा उसका वर्क डन रहेगा इक्वल टू द टोटल वर्क डन इट एक्चुअली स्पेंडिंग। सो यहाँ पर हम लोगों को क्या मालूम पड़ा कि पाथ जो भी हो, कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोगों का मैकेनिकल एनर्जी जो रहता है, मैकेनिकल एनर्जी, शायद सब लोगों को मालूम है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। इसको बोलते हैं इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ मालूम पड़ा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ इन कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दैट मीन जितना यहाँ पर, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉडी एक है, उसका हाइट मैक्सिमम है, तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। और जब हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉडी है, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और जब वो यहाँ पर आके पहुंचेगा वो हिट करेगा सरफेस को विथ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। फिर जब वो ऊपर जाएगा, फिर जब वो नीचे आएगा, उस तरह से उसका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में ही चेंज होते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगा वो हमेशा कंजर्व्ड होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पर सबसे कॉमन टाइप का फोर्स है, हम लोग उसको लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग भी एग्जांपल्स आएंगे। तो शायद सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप इसके नाम को देखेंगे तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये कंजर्व नहीं कर रहा है एनर्जी को, इसलिए ये वर्ड लगा है। जैसे कि कोऑपरेशन बोलते हैं हम लोग, एक दूसरे से मिलके काम करना, फिर बोलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन, मिलके काम करना नहीं है। उसी तरह से जब हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े तो वहां पर पढ़े कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो रहा है, मतलब वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है जिस भी पाथ में आप मूव करें। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्व नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट गोइंग टू कंजर्व, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर एनर्जी आपका बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं कि एक हॉराइजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। उस सरफेस में एक बॉडी लेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे कि वहां पर एक बॉडी हम लोग रखे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉडी हम लोग रखे, उस बॉडी का मास वही 10 केजी ले लेते हैं, तो हमको थोड़ा इजी होगा मैथमेटिक्स करने में। और उस बॉडी को हम लोग इस डायरेक्शन में एक अप्लाइड फोर्स दिए, उसको हम पुश कर रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, फिर वो बॉडी कुछ टाइम के बाद अप्लाइड फोर्स की वजह से वो मूव करेगा, या बोल सकते हैं कि वो डिस्प्लेस करेगा। तो कंसिडर कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इतना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। प्रीवियस वीडियोस में आप मैंने देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि वर्क डन जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में वर्क डन हो तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, काइंडली वो वीडियो देखें, सो आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि मैं यहाँ पे वर्क डन को क्यों पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग लिए फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया आपका, कंसिडर कीजिए कि ये हो गया आपका टोटल
फॉर एग्जाम्पल आई विल से दैट दिस इज अगेन 5 मीटर, ठीक है, और ये हुआ 10 kg, सेम ये हुआ अगेन 10 kg, ठीक है। अगर यहां पर हम देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में एक्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स आएगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा यहाँ पे, ओके ना। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स है हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर तो कंडीशन अगर देखेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा कि वर्क डन जो हो रहा है वो फिर से आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, एंड एक नेगेटिव साइन क्यों आएगा, अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे आपको मिलेगा एफ आर डॉट एस, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में जबकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। सो एंगल कितना बना रहे हैं वो लोग 180। तो अगर आप उसको इस फॉर्म में डालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स डॉट योर डिस्प्लेसमेंट, इट विल ऑलवेज कम लाइक दिस एफ आर एस कॉस ऑफ 180, इसलिए हम लोग लिखे माइनस ऑफ एफ आर एस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग अप्लाइड फोर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या काम कर रहा है। तो कंसिडर करते हैं, कंसिडर कीजिए कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका आ रहा है 10 न्यूटन, जो माइनस ऑफ 10 आपका फोर्स आ गया इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट पकड़िए कि ये हो गया आपका 5 मीटर, तो ये हो गया क्या आपका माइनस ऑफ 52। आप इसका कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का जब एक तरह से हम लोग मोशन कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर करते हैं कि ये जो सेम कंडीशन है इसको अगर हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, ये जो सेम कंडीशन है यहाँ पर लेते हैं हम लोग, फिर ये एक बॉडी आ गया यहाँ पे, वो जब डिस्प्लेस होके जाएगा तो उसका नया पोजीशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम बॉडी को यहां से एक बार लेके जाएंगे यहाँ तक, फिर उसको रिटर्न लाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसको मूव करवाएंगे यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स उसका इनिशियल पोजीशन जो था, जो कि ये है आपका पोजीशन ए, और उसका जो फाइनल पोजीशन था वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो जब ये बॉडी आपका राइट हैंड की तरफ मूव करा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, और जब वो बॉडी बी से आएगा ए की तरफ तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इस तरफ। तो हर जगह पर हम लोगों को मिलेगा कि हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स से अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये है आपका 1, ये है आपका सेकेंड पाथ, और ये है आपका थर्ड पाथ। तो वर्कडन हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पर, अगेन अगर हम लोग डिस्टेंस लेंगे 5 मीटर सेम, तो हम लोगों को मिलेगा कि ये है -50 जूल। मैं और मैथमेटिक्स से बार बार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग मूव करेंगे बी टू ए, लेटर से वर्क डन हो गया W2, अगेन आएगा वो -50 जूल। जब हम लोग फिर जाएंगे W3 को, अगेन आएगा -50 जूल। सो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन हो रहा है हमें मिल रहा है वो है -150 जूल। जितना आप ज्यादा पाथ कवर करते जाएंगे उतना हम लोगों का वर्क डन भी चेंज होते जाएगा। सो ये है आपका बेसिक, और उसका बेस्ट एग्जांपल मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एक स्प्रिंग कैसे एनर्जी स्टोर करता है, और उसमें हम लोगों को कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है, ठीक है। तो काइंडली गो थ्रू दिस, एनी डाउट्स यू कैन आल्सो गिव योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।